नमस्कार मित्रों, आपका फिर से अपने चैनल वॉइस ऑफ सरस्वती में स्वागत है। एंड इन दिस वीडियो वी लिसन द ऑडियो बुक ऑफ बुक नेम्ड इनसाइड चाणक्यस माइंड द आर्ट ऑफ थिंकिंग, इन हिंदी चाणक्य आन्वीक्षिकी। और अगर ये वर्थ लगे तो सब्सक्राइब कीजिए और नेक्स्ट पार्ट के लिए बेल प्रेस कीजिए। चलिए अब बिना आपका कीमती टाइम वेस्ट किए आरंभ करते। नमस्कार, पेश हैं अध्याय 4, चिंतन के 7 आयाम। हम जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं, हमारी चिंतन प्रक्रिया बदलती जाती है, वह के साथ विकसित होती चलती है। 10 साल पहले हम जिस तरह सोचते थे, आज उससे भिन्न ढंग से सोचते हैं। जैसे जैसे जीवन आगे बढ़ता है और हमारी उम्र बढ़ती जाती है, हम तजुर्बे एकत्र करते जाते हैं। ये तजुर्बे हमारी सोच को और हमारे व्यक्तित्व को भी बदल देते हैं। हर समय बच्चों के रूप में हम कहीं ज्यादा कल्पनाशील चिंतक होते हैं, लेकिन जब हम बड़े हो जाते हैं, हम तर्कसंगत ढंग से सोचने लगते हैं। हम अपनी बुद्धि पर ज्यादा भरोसा करने लगते हैं। हम ज्यादा सवाल पूछने लगते हैं। क्यों, कैसे, क्या, कहाँ, कब, और ऐसे ही और भी बहुत से सवाल हमारे दिमाग में आने जाने लगते हैं। अगर हमें एक सवाल का जवाब मिल जाता है तो हम खुद ब खुद दूसरे सवाल पर पहुंच जाते हैं। जिज्ञासा का यही वह रूप है जो हमारी बौद्धिक उन्नति की बुनियाद रचता है। एक सवाल दूसरे सवाल की ओर ले जाता है और फिर अगले सवाल की ओर जिज्ञासा विकसित होती रहती है। जिज्ञासा के ऐसे दौर में अगर किसी व्यक्ति को उचित मार्गदर्शक या गुरु मिल जाता है तो वह जीवन का बहुत सुखद मुकाम होता है। अगर नहीं मिलता तो जीवन एक संघर्ष बन जाता है। चाणक्य आला दर्जे के गुरु और शिक्षक थे। अपने अनुभव से वे जानते थे कि उनके शिष्यों द्वारा उनके अध्ययन के किस दौर में किस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे। एक अच्छा शिक्षक जानता है कि कब उसका छात्र तैयार है और कब उसके समक्ष उत्तरों को उजागर करना चाहिए। जब वक्त आता है तो अध्यापक सटीक प्रश्नों के सटीक ढंग से सटीक जवाब देता है। आमतौर से जब छात्र किसी शिक्षा संस्थान या पाठ्यक्रम में दाखिला लेते हैं तो वे ठीक तौर पर नहीं जानते कि उनको उस पाठ्यक्रम से क्या अपेक्षा करनी चाहिए। ज्यादातर छात्र किसी पाठ्यक्रम में या तो उनके अभिभावकों द्वारा लिए गए निर्णय की वजह से शामिल होते हैं या उनके दोस्तों द्वारा दी गई किसी जानकारी के आधार पर शामिल होते हैं। ये हमारे समय की एक आम स्थिति है। जब कोई छात्र किसी कॉलेज में दाखिला लेता है और उससे पूछा जाता है, तुमने यह पाठ्यक्रम क्यों चुना, तो बहुत थोड़े से छात्र होते हैं जो इस सवाल का जवाब दृढ़तापूर्वक दे पाते हैं। यह स्थिति पुराने जमाने में भी थी। चाणक्य अपने हर शिष्य की मानसिकता को समझते थे और यह भी समझते थे कि उसने उस विश्वविद्यालय में क्यों दाखिला लिया है जिसमें वे पढ़ाते थे। वे यह भी जानते थे कि एक छात्र के जीवन में परिपक्वता के कुछ खास क्षण आते हैं। जब वे उन परिपक्वता के क्षणों में पहुंच जाते हैं तो वे परिपक्व सवाल पूछने लगते हैं। ऐसे अवसरों के दौरान चाणक्य ऐसे परिपक्व शिष्यों के सवालों के परिपक्व जवाब देने को हमेशा तैयार होते थे। एक विद्यार्थी के जीवन में 3 निर्णायक क्षण आते हैं। पहला क्षण वह होता है जब वह किसी पाठ्यक्रम में शरीक होती है। दूसरा क्षण वह होता है जब वह पाठ्यक्रम या शैक्षणिक कार्यक्रम पूरा हो जाता है। ये आमतौर से दीक्षांत समारोह होता है। तीसरा निर्णायक क्षण तब आता है जब वह इस बात को समझती है कि हासिल की गई शिक्षा का क्या महत्व है। चाणक्य की दिलचस्पी वास्तव में किसी पाठ्यक्रम की शुरुआत या समापन में नहीं थी। ये तो सिर्फ रिकॉर्ड में दर्ज करने की तिथियां थीं। उनकी कहीं ज्यादा दिलचस्पी उस मुकाम में थी जब छात्र पाठ्यक्रम और पठन सामग्री के संबंध में और हासिल किए गए ज्ञान के संभावित परिणामों के बारे में महत्वपूर्ण सवाल पूछते थे। एक दिन एक शिष्य अकेला बैठा हुआ था। वह एक राजकुमार था और अपने गुरु चाणक्य के मार्गदर्शन में राजनीति का अध्ययन कर रहा था। उसके पाठ्यक्रम की प्राथमिक पुस्तकों में से एक पुस्तक अर्थशास्त्र थी, जो स्वयं चाणक्य ने कौटिल्य के उपनाम से लिखी थी। सहसा उसके दिमाग में एक प्रश्न पैदा हुआ, मैं यह सब क्यों कर रहा हूँ? मैं अर्थशास्त्र क्यों पढ़ रहा हूँ? राजनीति को पढ़ने के बाद मैं क्या करने वाला हूँ? चाणक्य जानते थे कि ये सवाल शिष्य के चिंतन को सही दिशा में ले जाने वाले थे। शिष्य सही सवालों के साथ तैयार था। आचार्य शिष्य ने सवाल किया, इस गुरुकुल का और जो पाठ में पढ़ रहा हूँ उसका क्या उद्देश्य है? गुरु ने जवाब दिया, तुम राजनीति शास्त्र या राजविद्या पढ़ रहे हो। यह ज्ञान राजाओं का और राजाओं के लिए होता है।
राजनीति का ग्रंथ अर्थशास्त्र ज्ञान राजा का राजनीति और नेतृत्व करने के क्षेत्र में सफल कैसे हुआ जाए। शिष्य के मन में एक और सवाल पैदा हुआ, मैं यह पाठ्यक्रम क्यों पढ़ रहा हूँ। चाणक्य मुस्कराए। उनको वह दिन याद आया जब वह शिष्य गुरुकुल में आया था। उसका पिता, जो एक छोटे से पड़ोसी राज्य का शासक था, चाणक्य के पास यह अनुरोध करते हुए आया था कि वे उसके बेटे को अच्छे नेतृत्व की शिक्षा प्रदान करें। यह कई साल पहले की बात थी। वह शिष्य जब आया था तो एक छोटा सा बच्चा था जिसकी आंखों में विस्मय भरा हुआ था। आज वह नौजवान किशोर था और लगभग किसी भी चुनौती का सामना करने को तैयार था। तुम्हारे पिता की बड़ी इच्छा थी कि तुम्हें अच्छी शिक्षा प्राप्त हो, और चूंकि तुम्हारा जन्म एक राजघराने में हुआ था, हर कोई उम्मीद करता है तुम एक जन्मजात नेतृत्वकर्ता बनो, इसलिए तुम यहाँ नेतृत्व और अच्छा शासन करने के ढंग सीखने के लिए आए हो। राजकुमार ने पल भर विचार किया और फिर पूछा, तो आचार्य, अगर मैं राजा बनने वाला हूँ तो मुझे बताइए कि राजा से क्या अपेक्षाएं की जाती हैं। चाणक्य ने उसको जीवन का एक सशक्त उद्देश्य प्रदान करते हुए जवाब दिया, एक राजा या नेतृत्वकर्ता से राज्य का नेतृत्व करने की अपेक्षा की जाती है। वह अच्छी तरह से शासन करे, अपने नागरिकों की अपने बच्चों की तरह देखभाल करे, उनके जीवन में आर्थिक और भौतिक समृद्धि लाए, लेकिन यह भी सुनिश्चित करे कि इसके साथ साथ आध्यात्मिक उन्नति भी हो। देश के हर व्यक्ति का समग्र कल्याण उसका प्रथम कर्तव्य है। शिष्य ने और गहराई से विचार करते हुए आगे पूछा, अगर राजा का काम राज्य का नेतृत्व करना है तो कृपया मुझे बताइए कि राज्य किन चीजों से बनता है और उसका नेतृत्व किस तरह किया जाता है। क्या इसकी कोई पद्धति होती है? चाणक्य को खुशी हुई कि वे राजकुमार को राज्य का नेतृत्व करने के बीज मंत्र की शिक्षा दे सकते थे। पल भर ठहरकर उन्होंने कहा, हाँ, एक तरीका है, इसे राज्य के सप्तांग के नाम से जाना जाता है। उस जिज्ञासु शिष्य ने पूछना जारी रखा, सप्तांग क्या है? और आचार्य का जवाब गहन और गंभीर था। उन्होंने विस्तार से समझाना जारी रखा। सप्तांग राज्य के 7 अंग। सप्तांग का अर्थ है 7 अंग। चाणक्य ने कहा, राज्य के इन 7 अंगों को प्रकृतियां भी कहा जाता है, इसलिए ये 7 अंग किसी राज्य या राष्ट्र का स्वाभाविक अंग होते हैं। जब कोई राजा या नेतृत्वकर्ता राज्य के इन 7 अंगों को ठीक से समझ लेता है तो उसका काम उन अंगों को आपस में जुड़ा हुआ और अक्षुण्ण रखना होता है। उसे यह सुनिश्चित करना होता है कि इन 7 अंगों की समुचित देखभाल की जाए। उनको संगठित, उपयुक्त और क्रियाशील रखने में ही कोई राज्य आदर्श राज्य बनता है। वह उस सुचारू यंत्रावली की तरह हो जाता है जो लगातार अपना काम करती हुई हर किसी को सुखी रखती है। तब उस जिज्ञासु राजकुमार ने पूछा, राज्य के ये 7 अंग क्या है? चाणक्य ने राज्य के मानक रूप को प्रस्तुत किया। स्वामी, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड, मित्र इति प्रकृत्या। राजा, मंत्री, देश, जनता, परकोटे से आरक्षित नगर, खजाना, सेना और सहयोगी देश राज्य के संघटक अवयव है। इसके बाद गहन अंतर्दृष्टि के साथ आचार्य ने घोषणा की, राज्य के इन 7 अंगों को विस्तार से समझो, तभी तुम एक नेतृत्वकर्ता के रूप में अपनी भूमिका को समझ सकोगे। अर्थशास्त्र का अच्छी तरह से अध्ययन करो, क्योंकि जब तुम अपने राज्य में वापस जाओगे तब तुम्हें इन 7 सीखी गई अवधारणाओं का प्रयोग करना होगा। चाणक्य अपने उस शिष्य को विचार में डूबा हुआ छोड़कर चले गए। राजकुमार अब समझ चुका था कि क्यों उसके पिता ने उसको गुरुकुल में भेजा था और क्यों वह अर्थशास्त्र का अध्ययन कर रहा था। एक महान नेतृत्वकर्ता बनने के लिए, एक ऐसा नेतृत्वकर्ता बनने के लिए जो न सिर्फ अच्छा शासन करना जानता है बल्कि उचित चिंतन यानी आन्वीक्षिकी को भी समझता है। इस अध्याय में हम सप्तांग के इस मानक रूप को विस्तार से समझेंगे। इसे हम चिंतन के 7 आयामों की संज्ञा देंगे। चिंतन के इस मानक रूप को समझ लिया जाता है तो अपने दिमाग में इसका तत्काल अनुप्रयोग करना आसान हो जाता है। अनुप्रयोग बहुत सरल हो जाता है। हमारे मन में नेतृत्वकर्ता की भूमिका स्पष्ट हो जाती है। चिंतन के इन 7 आयामों को समझ लेने के बाद आप स्वतः ही एक नेतृत्वकर्ता की तरह सोचना शुरू कर देते हैं।
हम राज्य के इन 7 अंगों में से प्रत्येक को विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। अर्थशास्त्र का एक पूरा अध्याय 6वां अधिकरण प्रथम अध्याय 96वां प्रकरण इस विषय पर केंद्रित है, जिसका शीर्षक है प्रकृतियों के गुण। 1 स्वामी राजा, 2 अमात्य मंत्री, 3 जनपद देश, 4 दुर्ग परकोटे से आरक्षित नगर, 5 कोष खजाना, 6 दंड सेना, 7 मित्र सहयोगी देश। राज्य के इन 7 अंगों की समझ हमें उसके बारे में सोचने के लिए 7 आयाम प्रदान करेगी। 1 स्वामी राजा। मुखिया किसी भी राज्य का सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है। वह किसी संगठन को गढ़ भी सकता है और उसको तोड़ भी सकता है। चाणक्य सप्तांग मानक रूप की शुरुआत एक अच्छे नेतृत्वकर्ता की रचना के साथ करते हैं। वे जानते थे कि किस तरह हर चीज नेतृत्व पर और नेतृत्व पर चिंतन पर निर्भर करती है। अगर शीर्ष पर बैठा यह व्यक्ति ठीक होगा तो हर चीज अपनी सही जगह पर होगी। वह जहाज का कप्तान होता है। नेतृत्वकर्ता का मुख्य काम दिशा देना होता है। नेता के बिना हम समझ नहीं पाते कि हम क्या करें। 2 अमात्य मंत्री। मंत्री नेतृत्व की दूसरी सीढ़ी की राजा की मूलभूत मंडली की रचना करते हैं। मंत्री राजा के पुरुष और स्त्री होते हैं। वे राजा के सलाहकार भी होते हैं। उनसे अच्छे प्रशासक होने की अपेक्षा भी की जाती है। उनको निरंतर चौकन्ना और हमेशा सक्रिय रहना होता है और राज्य के हर हिस्से में चल रही गतिविधियों का जानकार होना होता है। मंत्री किसी राजा के आंख और कान होते हैं। 3 जनपद देश। नागरिक। अगर राजा और मंत्री किसी राज्य का नेतृत्व कर रहे हैं तो वास्तव में किसका नेतृत्व कर रहे हैं? लोगों का। इसलिए नागरिकों के बिना कोई राज्य नहीं होता। बिना अनुयायियों के कोई नेता नहीं होता। राज्य का अस्तित्व होता ही नागरिकों के लिए है। ये लोग होते हैं जिनकी देखभाल राजा को करनी होती है। एक अच्छे नेता का नजरिया होता है, मैं लोगों की सेवा करने के लिए हूँ। उनके सुख में ही मेरा सुख है। लोग मेरा केंद्र बिंदु हैं। उनकी खुशहाली और समृद्धि के लिए मैं कुछ भी करूँगा। 4 दुर्ग परकोटे से आरक्षित नगर। आधारभूत ढांचा। पुराने जमाने में नागरिक या तो गांवों में रहते थे या नगरों राजधानियों में रहते थे। राजधानी नगर परकोटे से घिरे रहते थे और राजधानी में प्रवेश सीमित होता था। परकोटे से आरक्षित नगर के भीतर बस्तियां होती थीं जिनसे राज्य के मुख्य बुनियादी ढांचे की रचना होती थी। नेतृत्वकर्ता के लिए एक अच्छे बुनियादी ढांचे की रचना महत्वपूर्ण होती थी। परकोटे से घिरे नगर के भीतर मकान, जल की आपूर्ति और बाजार हुआ करते थे, जहां नागरिक सामाजिक और आर्थिक गतिविधियों में मुक्तिला हो सकते थे। 5 कोष खजाना। राज्य का एक अत्यंत महत्वपूर्ण और अनिवार्य तत्व खजाने का उचित प्रबंधन एक नेतृत्वकर्ता की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उसे यह सुनिश्चित करना होता है कि समुचित मात्रा में कर एकत्र हों और खर्चों का सावधानी पूर्वक आकलन किया जाए। अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाए रखना कोषाध्यक्ष का काम होता है। स्वामी अपने अमात्यों के साथ मिलकर अच्छी आर्थिक नीतियां तैयार करता है। ये आर्थिक नीतियां व्यापार में, उद्योगों के विकास में, संपत्ति के उत्पादन में और फिर संपत्ति के प्रसारण और वितरण में मदद करती हैं। 6 दंड सेना। एक शक्तिशाली सुप्रबंधित सेना राज्य की ताकत होती है। सेना न सिर्फ बाहरी खतरों से राज्य की रक्षा करती है बल्कि आंतरिक उपद्रवों से भी उसकी रक्षा करती है। एक सुप्रशिक्षित और हथियारों से अच्छी तरह लैस सेना राष्ट्र का सम्मान भी बढ़ाती है। सेना सिर्फ सैन्य शक्ति ही नहीं होती, सैनिक जनता के भीतर उच्च स्तर की देशभक्ति का भाव भी जगाते हैं। इसलिए वे नागरिकों के लिए अनुकरणीय आदर्श भी होते हैं। 7 मित्र सहयोगी देश। एक राज्य सिर्फ अपनी आंतरिक उन्नति के बल पर ही नहीं बल्कि अपने विदेश संबंधों की वजह से भी शक्तिशाली बनता है। अच्छे और बुरे दोनों ही तरह के वक्त में एक अच्छी विदेश नीति बेहद जरूरी होती है। सहयोगी देश एक दूसरे की मदद करते हैं। सहयोगी देश आपको मजबूती प्रदान करते हैं।
नेतृत्वकर्ता शिखर पर होता है, लेकिन शिखर कई होते हैं, इसलिए दूसरे नेतृत्वकर्ताओं के साथ रिश्ते बनाना महत्वपूर्ण है। जब हम इन सातों अंगों को एक साथ रखते हैं तो हम इस तरह का निष्कर्ष निकाल सकते हैं। एक अच्छा नेतृत्वकर्ता अच्छे मंत्रियों के मार्गदर्शन में अच्छी मूलभूत सुविधाओं, समृद्ध कोष, मजबूत और अनुशासित सेना और अच्छे विदेश संबंधों के साथ लोगों के सुख के लिए काम करता हुआ एक महान राज्य की रचना करता है। यह एक बड़ा कल्पनाशील चिंतन है, यह आन्वीक्षिकी है। चाणक्य हमें सिर्फ यह नहीं बताते कि क्या, वे हमें यह भी बताते हैं कि कैसे। यह समझाने के बाद कि किसी राज्य के साथ बुनियादी घटक क्या हैं, वे हमें इन 7 घटकों की रचना करने का रास्ता भी दिखाते हैं। वे चिंतन के 7 अनिवार्य आयामों को विकसित करने में हमारी मदद करते हैं। चिंतन का पहला आयाम स्वामी। हर देश के नेता के लिए किसी संगठन या समूह की आवश्यकता होती है, लेकिन एक अच्छे नेता की पहचान हम किस तरह करें? एक अच्छा कप्तान हम किस तरह तैयार करें? चाणक्य अब इन 7 में से प्रत्येक घटक के गुणों की व्याख्या करते हैं। गुण वे होते हैं जो किसी व्यक्ति से अपेक्षित होते हैं। अगर वे नहीं होते तो उनकी पहचान कर उनको विकसित किया जा सकता है। चाणक्य इस कला में माहिर थे, राजा के प्रशिक्षण की कला। इसलिए वे एक आदर्श नेतृत्वकर्ता, राजर्षि की रचना के साथ शुरुआत करते हैं। वे कहते हैं, राजा के गुण हैं श्रेष्ठ कुल में उत्पन्न, भाग्यशाली, मेधावी, वृद्धदर्शी, धार्मिक, सत्यवक्ता, वचनबद्धता का निर्वाह करने वाला, कृतज्ञ, उदार, महाउत्साही, क्षिप्रकारी, कमजोर पड़ोसी राजकुमारों वाला, दृढ़ निश्चयी, निस्वार्थ मंत्रियों से युक्त, सीखने के लिए उत्सुक। ये एक अभिगम्य बटा राजा के 16 गुण हैं। ये वे गुण हैं जिनकी पहचान चाणक्य करते हैं। अपनी कुशाग्र बुद्धि और कूटनीतिक सोच के साथ वे नेतृत्व में सक्षम ऐसे लोगों की तलाश में रहते थे। श्रेष्ठ कुल में उत्पन्न। श्रेष्ठ कुल का अर्थ यहाँ राजवंश या संपत्तिशाली वंश से नहीं है। इसका अर्थ है उदात्त गुणों से युक्त वंश। परिवार की मूल्य व्यवस्था ही किसी व्यक्ति को उसका वास्तविक स्वरूप प्रदान करती है। इस तरह के श्रेष्ठ कुल में उत्पन्न व्यक्ति कोई गलती करने से पहले कई बार सोचते हैं। उनके पीछे एक विरासत होती है। उनको उन सिद्धांतों पर अडिग रहना जरूरी होता है जिनमें उनके पूर्वज श्रद्धा रखते थे। भाग्यशाली। यह ध्यान देने योग्य बात है कि चाणक्य भाग्य या सौभाग्य को नेतृत्व के लिए एक महत्वपूर्ण चीज मानते हैं। जो व्यक्ति सही समय पर सही स्थान पर होता है वह वाकई बहुत आसानी से कामयाब हो जाता है। एक सही व्यक्ति गलत जगह पर हतोत्साहित महसूस करता है। यह भी है कि सौभाग्य सिर्फ दैवयोग का परिणाम नहीं है, ये अतीत में किए गए कठिन परिश्रम का फल भी है। ऐसे सौभाग्यशाली लोग तमाम अच्छी चीजों को सहज ही अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। मेधावी और ऊर्जावान। नेता को मेधावी और ऊर्जावान होना चाहिए। कुछ होते हैं जो सिर्फ योजना के बारे में सोचते हैं, कुछ होते हैं जो बिना विचारे काम करते रहते हैं। सबसे अच्छा मेल है अपने काम की योजना बनाओ और अपनी योजना पर काम करो। जैसी की कहावत है, अगर आप योजना बनाने में नाकामयाब होते हैं तो आपकी योजना नाकामयाब होती है। हमारे पास योजना और क्रियान्वयन का एक आदर्श मिश्रण होना जरूरी है। वृद्धदर्शी। महान नेतृत्वकर्ता स्वयं को अपने से महान लोगों से घेरे रखते हैं। पुराने जमाने में, बल्कि आज भी, सच्चे नेतृत्वकर्ता अपने बुजुर्गों से मार्गदर्शन लेते रहते थे। इन बुजुर्गों में अभिभावक, गुरुजन और वे दूसरे कुलीन लोग शामिल होते थे जो संपर्क में आते थे। कहा जाता है कि जो लोग अपने बुजुर्गों की सेवा करेंगे वे हमेशा सौभाग्यशाली होंगे। भागिक। सत्यवक्ता और वचनबद्धता का निर्वाह करने वाला धार्मिक व्यक्ति सदाचारी और नेक होता है। ऐसे लोगों का नैतिक चरित्र बहुत अच्छा होता है, जो कि एक नेतृत्वकर्ता के लिए अनिवार्य है। फिर नेतृत्वकर्ता को विश्वसनीय भी होना चाहिए। एक बार वे जो वचन दे देते हैं उसको वे अपने जीवन की कीमत पर निभाते हैं। ज्यादा का आश्वासन देकर कम की पूर्ति करने की बजाय कम का आश्वासन देकर ज्यादा की पूर्ति करना बेहतर होता है।
वे सत्य बोलने वाले होते हैं, लेकिन इसी के साथ वे अपने सत्यवचन को कर्म में भी चरितार्थ करते हैं। कृतज्ञ, उदार, महाउत्साही, क्षिप्रकारी नेतृत्वकर्ता अपनी कामयाबी के लिए दूसरों के प्रति कृतज्ञ होते हैं। इस वजह से वे स्वभाव से ही विनयशील होते हैं। वे अपनी सोच में उदार भी होते हैं। वे खुले दिमाग से नए विचारों को ग्रहण करते हैं। वे मुक्त सोच वाले होते हैं और मौलिक विचारों का आदर करते हैं। वे नवाचार और सृजनात्मकता में विश्वास करते हैं और अत्यंत ऊर्जावान भी होते हैं। नेतृत्वकर्ता नए प्रयोग करना पसंद करते हैं। वे स्वयं भी उत्साही होते हैं और अपने आसपास के लोगों को भी उत्साहित करते हैं। वे काहिल, धीमे या आलसी नहीं होते। वे फुर्ती से निर्णय लेते हैं और तेजी से आगे बढ़ते हैं। कमजोर पड़ोसी राजकुमार, दृढ़ निश्चयी, निस्वार्थ मंत्रियों से युक्त। दूसरों की कमजोरी हमारी ताकत बन सकती है। इसलिए अगर एक राजा के पड़ोसी कमजोर होते हैं तो इससे उसको अनेक फायदे होते हैं। इसकी बहुत कम संभावना होती है कि कोई कमजोर राजा किसी शक्तिशाली राजा पर आक्रमण करे। नेता को दृढ़ निश्चयी और संकल्पवान भी होना जरूरी है। शिखर पर बैठे व्यक्ति को एक बार अपना निर्णय लेने के बाद उस पर अटल रहना चाहिए। नेता को निस्वार्थ होना चाहिए, लेकिन उसे यह भी ध्यान रखना जरूरी है कि उसकी मंडली के दूसरे लोग भी स्वार्थरहित हों, अन्यथा वे उसको गलत सलाह देंगे। सीखने के लिए उत्सुक, अभिगम्य, नेतृत्व के गुणों को सीखने के लिए हमेशा तत्पर। नेतृत्वकर्ता दूसरों को प्रशिक्षण देने को भी महत्व देते हैं। नेतृत्वकर्ता नेतृत्वकर्ताओं की अगली पीढ़ी को तैयार करते हैं। वे खुद तो सुप्रशिक्षित होते ही हैं, दूसरों को भी भली भांति प्रशिक्षण देते हैं। वे मुक्त नीति वाले होते हैं। वे उन लोगों से मिलने के लिए हमेशा उपलब्ध होते हैं जो उनकी मदद और सहारा चाहते हैं। नेतृत्वकर्ता इतने खुले दिल के होते हैं कि वे अपनी व्यस्त दिनचर्या में हर किसी के लिए गुंजाइश देते हैं। चिंतन का दूसरा आयाम, अमात्य। नेता का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन चाणक्य के लिए उतना ही महत्वपूर्ण राजा के आदमियों का, उसकी मंडली, उसके सलाहकारों और उसके निकट विश्वासपात्रों का चुनाव भी है। ये अमात्य या मंत्री होते हैं। सक्षम मंत्रियों की पहचान के लिए चाणक्य इन गुणों की तलाश करते हैं। अपने देश में उत्पन्न, कुलीन, आसानी से नियंत्रण में आने वाला, कलाओं में निपुण, विद्याओं में पारंगत, बुद्धिमान, सख्त, चतुर, वाग्मी, वाक्पटु, प्रतिकार और प्रतिवाद करने में समर्थ, उत्साही और प्रभावशाली, क्लेशों को सहन करने वाला, ईमानदार, मैत्रीपूर्ण, स्वामी में दृढ़ अनुराग रखने वाला, शील, बल, आरोग्य तथा ऊर्जा से युक्त, निर्भिमान, स्थिर चित्त, सौम्य, शत्रुता न रखने वाला, ये एक अमात्य के गुण हैं। अपने देश में उत्पन्न कुलीन अमात्य का उसी देश का होना जरूरी है, तभी वह समस्याओं को उनके मूलभूत स्तर पर समझ सकता है। इसके अलावा राज्य के मूल निवासी हमेशा कहीं ज्यादा देशभक्त होंगे। इससे राष्ट्र निर्माण के प्रति प्रतिबद्धता सुनिश्चित होती है। पुनः कुलीन का अर्थ यहाँ, जैसे स्वामी के मामले में, कुल की मूल्य व्यवस्था का उदात्त होना है। चरित्र का निर्माण सबसे पहले हमारे घर पर ही होता है। आसानी से नियंत्रण में आने वाला, कलाओं में निपुण, विद्याओं में पारंगत, चाणक्य हमें सतर्क रहने की चेतावनी दे रहे हैं। अमात्यों को भारी शक्तियां मिली होती हैं और इस बात का खतरा हमेशा बना रहता है कि वे इन शक्तियों का दुरुपयोग कर सकते हैं। इसलिए उन पर नियंत्रण रखना महत्वपूर्ण हो जाता है। मंत्री का विभिन्न कलाओं सुप्रशिक्षित होना भी जरूरी है। यह चीज उनको व्यापक परिप्रेक्ष्य प्रदान करती है। उनको अच्छा चिंतक भी होना चाहिए जो चीजों को विस्तार में देख सकें, और राजनीति की विद्या उनकी मानसिक बनावट का हिस्सा होना चाहिए। बुद्धिमान, सख्त, चतुर, वाग्मी, वाक्पटु, आन्वीक्षिकी यानी सम्यक चिंतन का प्रशिक्षण अमात्यों के लिए भी निर्धारित है। राजा को मार्गदर्शन देने के लिए बुद्धिमत्ता आवश्यक है। एक अच्छा चिंतक दूसरों की चिंतन क्षमता को भी बढ़ा सकता है। इसके अलावा मंत्रियों का सख्त होना भी जरूरी है। उनको आसानी से हार नहीं मान लेनी चाहिए। उनको चतुर यानी चुस्त और दक्ष भी होना चाहिए, और इसके अलावा उनको अच्छा वक्ता भी होना चाहिए। उनकी अभिव्यक्ति और वाणी उनके व्यक्तित्व में योगदान करती है।
दबंग, प्रतिकार और प्रतिवाद करने में समर्थ, उत्साही और प्रभावशाली मंत्री में अनिवार्य जोखिम उठाने का साहस होना चाहिए। उसे स्वभाव से ही प्रतिकार और प्रतिवाद करने में दक्ष होना चाहिए। विचक्षण और कुशाग्र, ऐसा व्यक्ति किसी भी परिस्थिति का सामना करने में सक्षम होता है। इसके अतिरिक्त उसके भीतर से उत्साह और प्रभाव विकिरित हो सकना चाहिए। एक आत्मविश्वास से युक्त व्यक्ति दूसरों में भी आत्मविश्वास जगाता है। क्लेशों को सहन करने वाला, ईमानदार, मैत्रीपूर्ण, स्वामी में दृढ़ अनुराग रखने वाला मंत्री यद्यपि आत्मविश्वासयुक्त और तकलीफों को सहने में समर्थ होता है, लेकिन तब भी उसे अहंकारी और पहुंच से परे नहीं होना चाहिए, बल्कि दूसरों के प्रति मैत्रीपूर्ण होना चाहिए। मंत्री को अपने आचरण में ईमानदार और विश्वसनीय होना चाहिए। मंत्रियों को अपने राजा और देश के प्रति दृढ़ अनुराग रखने वाला होना चाहिए। शील, बल, आरोग्य तथा ऊर्जा से युक्त दृढ़ता के कई रूप होते हैं। चरित्र की दृढ़ता, शारीरिक दृढ़ता और मानसिक दृढ़ता। साथ ही मंत्री को स्वस्थ भी होना चाहिए। स्वस्थ लोग बेहतर ढंग से सोच पाते हैं। अपने शरीर की समस्याओं में उलझे रहने की बजाय मंत्रियों को देश की समस्याओं से निपटने में व्यस्त रहना चाहिए। उनको ऊर्जावान भी होना चाहिए, हरकत में आने के लिए हमेशा तैयार। निर्भिमान, स्थिर चित्त, सौम्य, शत्रुता पैदा न करने वाला मंत्री को लचीला होना चाहिए, लेकिन ढुलमुल नहीं होना चाहिए। उसे पसंद किए जाने योग्य और सौम्य स्वभाव का होना चाहिए। उसमें दूसरों को आकर्षित करने की योग्यता होनी चाहिए। मंत्री विभिन्न राजाओं के बीच के रिश्तों को प्रभावित करने की स्थिति में होते हैं, यहाँ तक कि वे उनके बीच वैरभाव भी जगा सकते हैं, और इसलिए उनको शत्रुता पैदा न करने वाला होना चाहिए। चिंतन का तीसरा आयाम, जनपद। देश वह स्थान है जहाँ लोग रहते हैं। चाणक्य के अनुसार एक राजा के लिए जरूरी है कि उसकी सोच में पूरा देश, जनपद शामिल हो। सिर्फ वे लोग नहीं जो नगरों में रहते हैं, बल्कि सबसे ज्यादा ध्यान समाज के निचले तबके पर दिया जाना चाहिए। चाणक्य एक कदम और आगे जाते हैं। वे मानते हैं कि किसी राज्य की प्रजा में केवल मनुष्य शामिल नहीं होते, बल्कि पशु, पक्षी, वृक्ष, जलाशय और खनिज जगत भी शामिल होता है। यह समग्रता पर चिंतन है। आन्वीक्षिकी। ग्रामीण इलाकों में रह रहे लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए चाणक्य एक जनपद के गुणों को गिनाते हैं, जिसका मध्य तथा सीमा प्रांत मजबूत स्थिति में हो, जो खुद को और अन्यों को आपत्ति काल में थामे रख सकें, जिनकी सरलता से रक्षा की जा सके, जहां पर्याप्त धन धान्य आदि उपलब्ध हों, जो राजा के शत्रु से दुश्मनी रखने वाले मनुष्यों से युक्त हो, जिसके आसपास के राजा दुर्बल हों, जो कीचड़, कंकड़, ऊसर, कंटकों, चोरों, हिंसक जानवरों और घने जंगलों से रहित हो, जो खेतीहर भूमि, खानों, लकड़ियों तथा हाथियों के जंगल से युक्त हो, गांवों के लिए हितकारी हो, मनुष्यों के लिए लाभदायक हो, जहां सुरक्षित चारागाह हो, जहां भरपूर पशु हों, जो पानी के लिए वर्षा पर निर्भर न हो, जहां जल और थल के मार्ग हों, जहां मूल्यवान और तरह तरह की पण्य वस्तुएं विपुल मात्रा में उपलब्ध हों, जो अर्थदंड और करों का बोझ उठाने में समर्थ हो, जहां के किसान मेहनती हों, मालिक समझदार हों, जहां निम्न वर्ण के मनुष्य अधिक हों, जहां के मनुष्य निष्ठावान और ईमानदार हों, ये सब जनपद के गुण हैं। 6 जनवरी 2008। जिसका मध्य तथा सीमा प्रांत मजबूत स्थिति में हो। ग्रामों और ग्रामवासियों को सुरक्षा आवश्यक होती है। देहातों में, खास तौर से सीमा प्रांतों में, शत्रु देश में घुसपैठ कर सकते हैं, इसलिए देहातों को मजबूत स्थिति में रखना अनिवार्य है। जो गांव मध्य में स्थित होते हैं और हमलों से सुरक्षित होते हैं, वे समृद्धि प्राप्त करते हैं और वहां के लोग सुखी होते हैं। जो खुद को और अन्यों को आपत्ति काल में थामे रख सकें, जिनकी सरलता से रक्षा की जा सके। कई बार ऐसा वक्त आता है जब प्राकृतिक आपदाएं घटित होती हैं। ऐसी विपत्तियों के समय में देश को खुद को थामे रख सकना चाहिए। आजकल सरकारी विभागों में आपदा प्रबंधन दल होते हैं, लेकिन आपदाओं से निपटने के लिए आंतरिक व्यवस्थाएं भी होनी चाहिए। जब कोई आपदा आती है, तब क्या गांव अपनी रक्षा कर सकता है? इसलिए ऐसी योजना होनी चाहिए कि उसकी रक्षा आसानी से हो सके। जहां आजीविका के लिए श्रेष्ठ संसाधन उपलब्ध हों। लोगों के परदेश में जाकर बसने की मुख्य वजह बेरोजगारी है।
अगर इसकी गारंटी हो तो देश में अच्छा पर्यावरण विकसित होगा। इसलिए लोगों को मेहनत करके आजीविका कमाने के अवसर मुहैया कराना आवश्यक है। भूतपूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम ने पूरा प्रोवाइडिंग अर्बन अमेनिटीज इन रूरल एरियाज नाम से एक बहुत अच्छी पहल की शुरुआत की थी, जिसके तहत ग्रामीण आबादी को उन सारे लाभों के मिलने का प्रावधान था जो नगरवासियों को प्राप्त होते हैं। जो पानी के लिए वर्षा पर निर्भर न हो। युगों युगों से भारत वर्षा पर निर्भर रहता आया है। किसान बहुत कड़ी मेहनत करते हैं और बारिश का इंतजार करते हैं। अगर पर्याप्त मात्रा में बारिश नहीं होती तो उनका श्रम बेकार जाता है। किसानों की आत्महत्या के पीछे यह भी एक कारण है। इसलिए चाणक्य कहते हैं कि जनपद को वर्षा के पानी पर निर्भर नहीं होना चाहिए। सिंचाई की व्यवस्थाएं, नहरें और वर्षा जल का संरक्षण ये सब मददगार हैं। जहां के किसान मेहनती हों, मालिक समझदार हों, जहां निम्न वर्ण के मनुष्य अधिक हों, जहां के मनुष्य निष्ठावान और ईमानदार हों, देश में रहने वाले लोगों की तादाद से ज्यादा उनके गुण महत्व रखते हैं। इसलिए चाणक्य का परामर्श है कि किसानों को भी मेहनती होना चाहिए। संस्कृति और नैतिकता किसी भी संगठन या देश के लिए महत्वपूर्ण होती है। गांव में अक्लमंद लोगों का होना भी जरूरी है। ये समाज के निजी मार्गदर्शक और परामर्शदाता होते हैं। ये सुनिश्चित करते हैं कि लोग निष्ठावान और ईमानदार हों। चिंतन का चौथा आयाम दुर्ग किले का विन्यास और उसको निर्मित करने का तरीका अगली प्राथमिकता है। चाणक्य ने किले के निर्माण पर बहुत विचार किया है। अर्थशास्त्र का एक पूरा हिस्सा, दूसरा अधिकरण, तीसरा अध्याय, 21वां प्रकरण इस विषय पर केंद्रित है, जिसका शीर्षक है दुर्ग विधान 35 सूत्र। चाणक्य कहते हैं, दुर्ग के गुण हैं। चारों दिशाओं में, जनपद के सीमा स्थानों में युद्ध के लिए उपयोगी प्राकृतिक विकट स्थानों को ही दुर्ग के रूप में बनवा लेवे। चारों और नदियों से घिरा हुआ, बीच में टापू के समान या बड़े बड़े तालाबों से घिरा हुआ मध्य का स्थल प्रदेश, या एक पार्वत्य दुर्ग, या तो चट्टानों से घिरा हुआ या स्वाभाविक गुफाओं के रूप में निर्मित, या एक ऊसर दुर्ग, जल तथा घास आदि से रहित, या एक रेगिस्तानी इलाका, या एक जंगल दुर्ग, चारों ओर दलदल से घिरा हुआ या कांटेदार झाड़ियों से घिरा हुआ। किलों का निर्माण कई सारे उद्देश्यों के लिए होता था। बाहरी हमलों से राज्य की रक्षा से लेकर खजाने में सुरक्षित देश की संपत्ति तक यह वह स्थान भी होता था जहां राजा, मंत्रीगण और महत्वपूर्ण लोग निवास करते थे। हम उन कुछ सूत्रों पर विस्तार से चर्चा करते हैं जो चाणक्य ने एक आदर्श दुर्ग के निर्माण के लिए सुझाए हैं। युद्ध के लिए उपयोगी कुदरती तौर पर निर्मित स्थानों को ही दुर्ग के रूप में बनवा लेवे। चाणक्य ने इस तरह से किलों का निर्माण किया था जिनमें ज्यादातर कुदरती सामग्री का इस्तेमाल किया गया था। इसका मतलब यह भी था कि उनके किले प्रकृति के बीचों बीच स्थित थे। इस तरह प्रकृति सबसे बड़ी रक्षक होने के साथ साथ दुर्ग या दुर्गीकृत नगर के निर्माण में कच्चे माल का सबसे बड़ा स्रोत बन गई। किले को आक्रमणों से निपटने के लिए उपकरणों से पूरी तरह लैस भी होना चाहिए। उसमें युद्ध के लिए आवश्यक हथियार और अन्य सामग्रियां प्रचुर मात्रा में मौजूद होनी चाहिए। उसे चीजों भंडारण के लिए खांचे निर्मित कराने चाहिए। 2 मार्च 1933 उदास स्माइली दुर्ग के भीतर भंडारण की सुविधाएं होनी चाहिए ताकि उसके भीतर अनाज, पशुओं का भोजन, खजाना और नाभूषण आदि को सुरक्षित रखा जा सके। प्राकृतिक आपदाओं जैसे भूकंप, बाढ़ तथा इंसानी आपदाओं जैसे युद्ध और दूसरे दंगों फसादों के दौरान दुर्ग का खाद्य सामग्री से भरपूर होना जरूरी है। उसे नगर के मध्य में देवालय बनवाने चाहिए। 2 अप्रैल 2017 उदास स्माइली नगर नियोजन की भारतीय अवधारणा गहन आध्यात्मिक प्रकृति की है। इसीलिए मंदिर किसी भी गांव या नगर के केंद्र हुआ करते थे। इस व्यवस्था का अस्तित्व आज भी है, जिसके तहत अनेक शहरों का नामकरण मंदिरों के नामों पर किया गया है। कोलकाता काली माता मंदिर, मुंबई मुंबा देवी मंदिर, तिरुवनंतपुरम अनंत विष्णु का मंदिर, मदुरई देवी मदुरई मीनाक्षी का मंदिर, रामेश्वरम राम मंदिर। इस अवधारणा को चाणक्य ने वास्तु योजना में समाहित किया था। देवालय नगरों की अवधारणा बड़े पैमाने पर लोकप्रिय हुई और इन मानकों के आधार पर दुर्गों का निर्माण हुआ।
चिंतन का पांचवा आयाम कोश। यह शायद वह आयाम है जिसे हम चाणक्य के ग्रंथ का मर्म कह सकते हैं। वे दुनिया के सबसे कुशाग्र अर्थशास्त्रीय चिंतकों में से एक थे। उनकी वित्तीय नीतियों ने भारत को एक आर्थिक महाशक्ति की हैसियत हासिल करने में मदद की थी और उसको उस युग का दुनिया का सबसे समृद्ध देश बना दिया था। चाणक्य के मस्तिष्क के भीतर एक अर्थशास्त्री मौजूद था जो लगातार अपने राष्ट्र के आर्थिक कल्याण के बारे में सोचता रहता था। इसके अतिरिक्त उन्होंने राष्ट्र का निर्माण न सिर्फ सशक्त आर्थिक नीतियों की बुनियाद पर किया था बल्कि आध्यात्मिक सिद्धांतों के आधार पर भी किया था। तब एक अच्छे कोषालय के क्या गुण हैं? पूर्ववर्ती राजाओं द्वारा या स्वयं के द्वारा धर्मपूर्वक संचित ज्यादातर स्वर्ण, रजत, बहुमूल्य नाना प्रकार के रत्न और रोकड़ से युक्त धान्य, जो चिरकाल तक जारी रहने वाली आपदाओं के दौरान जब कोई आय न हो भी टिका रह सके, ये सब कोषालय के गुण हैं। 6 जनवरी 2010। कोषालय किसी भी राष्ट्र या संगठन की रीढ़ होता है। एक मजबूत और सुप्रबंधित कोषालय राज्य के एक व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण होता है। हम गहराई से समझने की कोशिश करते हैं कि उनका क्या अभिप्राय है। पहले के राजाओं द्वारा या स्वयं के द्वारा धर्मपूर्वक संचित चाणक्य महज एक अर्थशास्त्रीय चिंतक नहीं थे बल्कि एक विधिशास्त्रीय चिंतक भी थे। जहां वे संपत्ति के संचय की वकालत करते हैं, वहीं वे इस बात पर भी बल देते हैं कि यह काम विधिसंगत, धर्मसंगत ढंग से किया जाना चाहिए। कभी कभी किसी व्यक्ति ने ऐसा कारोबार विरासत में प्राप्त किया हो सकता है जो विधिसंगत न हो। उदाहरण के लिए, आपके पूर्वजों ने कोई ऐसा कारोबार शुरू किया हो सकता है जिसमें उचित ढंग से करों का भुगतान न किया जाता रहा हो। इसलिए चाणक्य परामर्श देते हैं कि पूर्वजों द्वारा आरंभ की गई गतिविधियों को भी विधिसंगत रूप दिया जाना चाहिए। ये अगली पीढ़ी की जिम्मेदारी है। ज्यादातर स्वर्ण और रजत से युक्त समय के साथ वस्तु विनिमय प्रणाली से शिष्टों और करेंसी नोटों तक विकास कर चुकने के बाद अब पैसों का ज्यादातर लेन देन डिजिटल ढंग से होने लगा है। चाणक्य अपने वक्त के उन अर्थशास्त्रियों में से थे जिन्होंने तत्कालीन वस्तु विनिमय प्रणाली को सिक्कों के माध्यम से लेन देन की औपचारिक प्रणाली में बदला था। उनके द्वारा तैयार की गई टकसाल में व्यापारिक विनिमय के लिए सोने और चांदी के सिक्के ढाले जाते थे। बहुमूल्य नाना प्रकार के रत्नों और रोकड़ से युक्त हमारी वित्तीय योजना में विभिन्न किस्म की आय शामिल होनी चाहिए। इसलिए सोने और चांदी के बाद चाणक्य तरह तरह के मूल्यवान रत्नों को रखने की भी सलाह देते हैं। इसी तरह हम गहन डिजिटल परिसंपत्तियों पर निर्भर नहीं कर सकते। एक संतुलन बनाए रखना आवश्यक है जिसमें भौतिक परिसंपत्तियां हमारे पोर्टफोलियो का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हों। इसके अलावा आकस्मिक जरूरतों के लिए कुछ नकदी का संचय भी होना चाहिए जो चिरकाल तक जारी आपदाओं के दौरान भी टिका रह सके। चाणक्य बीमा की अवधारणा को प्रोत्साहित करने के लिए जाने जाते हैं। उनका मानना था कि बुरे दिन और आपदाएं आकर रहेंगे, एक चतुर व्यक्ति इनका सामना करने को तैयार होगा। इसलिए ऐसी मुसीबतों की संभावना के मद्देनजर चाणक्य इस बात को ध्यान में रखते हुए अपनी योजना बनाते हैं कि यह कोष लंबे समय तक टिका रहे। जब कोई आय न हो ऐसे भी दिन होते हैं जब पर्याप्त आय होती है, ऐसे भी दिन आते हैं जब बहुत कम आय होती है, और ऐसे भी दिन आते हैं जब बिल्कुल भी आय नहीं होती। व्यक्ति को ऐसे समयों के लिए योजना बनानी चाहिए। बचत करना जरूरी है। कल्पना करें कि लंबे समय तक कोई आय नहीं होती, तब आप क्या करेंगे? ऐसे समय में खजाने पर व्यक्ति या संगठन या देश की जिम्मेदारी आ जाती है। आज हम रिटायरमेंट प्लानिंग की बात करते हैं ताकि हम अपने बुढ़ापे में भी आराम से रह सकें जब हमारे पास कोई निश्चित आय नहीं होती। चिंतन का छठवां आयाम दंड। दूसरों को अपनी ताकत दिखाने के मामले में सेना का बहुत महत्व होता है, लेकिन सेना के पास बाहरी और आंतरिक दोनों तरह की सामर्थ्य होनी चाहिए। सैनिकों और सैन्य अधिकारियों का चुनाव बहुत सावधानी के साथ किया जाना जरूरी है। इसी तरह हमें सावधानी पूर्वक अपने कर्मचारियों की भर्ती करनी चाहिए और उनको विशिष्ट योग्यताओं में प्रशिक्षित करना चाहिए ताकि उत्पादकता का स्तर ऊंचा बना रहे। मनुष्य महज संसाधन नहीं है,
बल्कि वे ऐसे स्रोत हैं जहां से सारी गतिविधियों की शुरुआत होती है। चाणक्य के अनुसार सेना में इन गुणों को देखा जाना चाहिए। पितृपितामह के समय से आया हुआ, स्थिरता के साथ सेवा करने वाला और आज्ञाकारी, जिसके पुत्र और स्त्री संतुष्ट रहते हों, जो कूच के समय निराश न हो, जो कहीं भी बाधाओं से न घबराता हो, जो कष्ट सहने में सक्षम हो, जिसने कई लड़ाइयां लड़ी हों, जो हर तरह की युद्धकला और आयुधों के प्रयोग में दक्ष हो, जिनके अलग से कोई स्वार्थ न हो और जो राजा से होने वाले हानिलाभ से निरपेक्ष हो, जिसमें क्षत्रिय ही प्रायः अधिक हो, ये सेना के गुण हैं। 6 जनवरी 2011 पितृपितामह के समय से आया हुआ जो एक बार सैनिक होता है, वह हमेशा हमेशा के लिए सैनिक होता है। भले ही वह रिटायर हो जाए, वह राष्ट्र के प्रति समर्पित रहेगा। इस तरह के लोग अपने परिवार के सदस्यों को भी इसी व्यवसाय में शामिल होने के लिए प्रेरित करते हैं। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जहां पीढ़ी दर पीढ़ी लोग सेना में रहे हैं। इसलिए चाणक्य सैनिकों के परिवार से सेना में भर्ती होने वाले लोगों को अतिरिक्त महत्व देते हैं। स्थिरता के साथ सेवा करने वाला और आज्ञाकारी सैनिक या सैन्य अधिकारी का चित्त अस्थिर नहीं होना चाहिए, उसका स्थिर होना जरूरी है। उसमें एकाग्रता होनी चाहिए। सैन्य बलों को दिया जाने वाला प्रशिक्षण वस्तुतः दिमाग का ही प्रशिक्षण होता है। यह व्यक्ति को अनुशासित करने, उसको आज्ञाकारी बनाने के लिए होता है। सेना की कहावत है, हमारा काम कैसे और क्यों के सवाल पूछना नहीं है, हमारा काम है करो या मरो। ऐसी आज्ञाकारी सेना ही विजय हासिल करेगी। जिसके पुत्र और स्त्री संतुष्ट रहते हों। भ्रष्टाचार की शुरुआत घर से ही होती है। अगर कोई व्यक्ति अपनी आय से ज्यादा कुछ लेकर आता है और परिवार उसको लेने से मना कर देता है, तो उस व्यक्ति को अतिरिक्त पैसे की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए अगर बच्चे और बीवी संतुष्ट हैं, तो वे शांतिपूर्वक रहेंगे और अपने साधनों से ज्यादा की मांग नहीं करेंगे। जिन सैनिकों का परिवार उनको सहयोग करेगा, वे राष्ट्र के गौरव पर अपना ध्यान केंद्रित कर सकेंगे। जो कूच के समय निराश न हो, जो कष्ट सहने में सक्षम हो, जब मोर्चे पर जाने का वक्त आता है, तब कोई छुट्टी नहीं ले सकता। इसी तरह जब सेना अपने अभियान पर होगी, तो उसको बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना होगा। एक मजबूत सेना हिम्मत नहीं हारेगी और मोर्चे को नहीं छोड़ेगी। सेना और उसके मुखिया को समस्याओं के समाधान ढूंढने होते हैं और उपलब्ध संसाधनों के बूते पर अपने लक्ष्यों को प्राप्त करना होता है। जिसने कई लड़ाइयां लड़ी हों, जो हर तरह की युद्धकला और आयुधों के प्रयोग में दक्ष हो, अनुभवी सैनिक एक बड़ी संपत्ति होता है। जिन लोगों ने बहुत से युद्ध लड़े होते हैं, वे जानते हैं कि युद्ध भूमि में क्या होता है। एक सशक्त सेना में निचले स्तर पर निजवान और ऊर्जावान सैनिकों के साथ साथ अनुभवी सैनिकों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। यह मिश्रण बहुत बड़ी सफलता का कारण बनता है। इसके अतिरिक्त उनको अलग अलग तरह की लड़ाइयों में अलग अलग तरह के हथियारों का इस्तेमाल करने में दक्ष होना चाहिए। इस चीज को प्रशिक्षण के माध्यम से हासिल किया जा सकता है। जिनके अलग से कोई स्वार्थ न हो, देश का हित पहले, हमारी टीम का हित उसके बाद, स्वयं हमारा सबसे अंत में, यह वह नीतिवाक्य है जिसका अनुसरण सेना करती है। इसलिए सेना के हर व्यक्ति को निस्वार्थ होना चाहिए, कोई अलग स्वार्थ नहीं होने चाहिए। अगर हम में से हर एक व्यक्ति देश के हित को सबसे आगे रखेगा, तो हम मिलकर एक महान राष्ट्र का निर्माण करेंगे। चिंतन का 7वां आयाम, मित्र। जब दूसरों की ओर से मदद की पेशकश की जाए, तो उसे लें और बदले में उनकी मदद करें। मिलजुल कर काम करें और एक दूसरे के विकास पर ध्यान केंद्रित करें। हर किसी की सफलता के बारे में सोचें। चिंतन के सप्तांग मार्ग का अंतिम आयाम है, मित्र। कभी अकेले युद्ध न करे, ये चाणक्य की सलाह है। अपने साथ एक मित्र को ले जाएं। तो हम सही मित्रों का चुनाव किस तरह करें? यहाँ भी चाणक्य के पास वांछित गुणों की एक सूची है। जो पिता और पितामह के ज़माने से साथ देते आए हों, जो स्थिर चित्त और नियंत्रित हों, जिनके अलग से कोई स्वार्थ न हो, जो शक्ति संपन्न हो, जो अवसर आने पर झट से सहायता के लिए तैयार हों, ये मित्र के गुण हैं। जो पिता और पितामह के ज़माने से साथ देते आए हों, यहाँ खानदानी मित्रों की अवधारणा सामने आती है।
अगर आपके साथ ऐसे लोग हैं जो कई पीढ़ियों से आपके परिवार के मित्र रहे हैं, तो यह ऐसा रिश्ता है जो समय की कसौटी पर खरा उतरा है। जरा ऐसे दोस्त की कल्पना कीजिए जो बचपन से आपके साथ रहा है और अब जब आप बूढ़े हो चुके हैं, वह दोस्ती अभी भी जारी है। आपके बीच का यह रिश्ता मजबूत होगा। राष्ट्रों के बीच भी दीर्घकालिक मित्रताएं हुआ करती हैं। पिछली पीढ़ियों में मित्रता थी और इस पीढ़ी के नेता भी उन मित्रताओं को बरकरार रखे हुए हैं। स्थिर चित्त और नियंत्रित मित्रता की परीक्षा बुरे समय में होती है। जब आप संपन्न होते हैं तो हर कोई आपका दोस्त बन जाता है, लेकिन बुरे वक्त में ही आप जान पाते हैं कि आपके सच्चे दोस्त कौन हैं। इसलिए चाणक्य कहते हैं, एक स्थिरचित्त दोस्त पर ही भरोसा किया जाना चाहिए। साथ ही मित्र वह है जिसका अपने ऊपर नियंत्रण हो। वे आपको बुरी आदतों से बचाएंगे जबकि दूसरे लोग आपको बुराइयों की ओर ले जाएंगे। जो अवसर आने पर झट से सहायता के लिए तैयार हो। एक अच्छा मित्र महान मित्र होना चाहिए, एक ऐसा व्यक्ति जिसे हम अनुकरणीय आदर्श की तरह बरत सकें। जब आपको जरूरत हो तो वे संसाधनों को फुर्ती के साथ गतिशील कर सकें। राष्ट्रों के बीच की दोस्तियों में हम देखते हैं कि अगर मसलन भूकंप जैसी कोई प्राकृतिक आपदा आती है तो मित्र राष्ट्र तुरंत मदद भेजते हैं और युद्ध के दौरान वे हमारी सहायता के लिए अपनी सेनाएं भी भेजते हैं। चिंतन के ये 7 आयाम एक अनूठा समग्र प्रतिरूप हैं, लेकिन चाणक्य हमेशा आत्मालोचन किया करते थे। सप्तांग मानक का निष्पादन करने के बाद वे इसकी कमजोरियों के विश्लेषण में अपना दिमाग लगाते हैं। एक दोषहीन राष्ट्र की उनकी कल्पना के दौरान क्या उनसे कोई चूक हुई थी? उन्होंने स्वयं ही आन्वीक्षिकी का अनुप्रयोग किया और एक नया आयाम ढूंढ निकाला। अगले अध्याय में हम चिंतन के इस 8वें आयाम के बारे में जानेंगे। लाइक एंड सब्सक्राइब एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोस। अगर आप कोई सुझाव देना चाहते तो कमेंट करें।